इस बार आखिर मैं ये कहूंगी कि क्या हो गया सोना चांदी को, कहाँ तक जाएगा ये? देखिए, पहले तो संध्या जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक कोइंसिडेंस है या टाइमिंग है कि जब भी हम ये शो करते हैं, गोल्ड नई ऊँचाइयों पे होता है। हमने पिछले हाँ, 2-3 आप पॉडकास्ट किए हैं। प्रिडिक्शन कुछ और करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद कहीं और कहीं बूम और कर चला जाता जाता है, है। तो यस। हमारे जो टारगेट्स है उससे भी ऊपर चला जाता है। हम्म। तो ये कोइंसिडेंस है, टाइमिंग है, आई डोंट नो क्या है, बट हम बिल्कुल सही टाइम पर, इसको मैं टाइमिंग बोलना चाहूँगा कि हम बिल्कुल सही टाइम पे हम ये पॉडकास्ट करते हैं कि जो व्यूअर्स हैं उनको एग्जैक्ट नॉलेज मिलती है कि क्या उनको इन्वेस्टमेंट करना है। हम जो गोल्ड को ट्रैक कर रहे हैं, करीबन 95,000 से हम देख रहे हैं, हर महीने गोल्ड का भाव ऊपर चल रहा है। कि जैसे ही जोरेम पोवेल साहब ने जो बिल्कुल। सिंपोजियम था वहाँ से जैसे इन्होंने बोला, तो एक रैली गोल्ड में आती हुई दिखाई दी और गोल्ड का भाव अगेन 1 लाख के ऊपर आया और सिल्वर का भाव ऑलमोस्ट 1,16,000 के आसपास आया। तो कहीं ना कहीं जैसे ही सेंटीमेंट जो मार्केट के थोड़े से पॉजिटिव हुए, इंटरेस्ट रेट कट को लेके गोल्ड में रैली कंटिन्यूस होती हुई दिखाई दी। तो गोल्ड के अंदर इस टाइम बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल के फ्रंट पे हो, चाहे टैरिफ के फ्रंट पे हो, चाहे यूएस के अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो, क्योंकि ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि वो जोरेम पोवेल को फायर कर दें। हाँ। उन्होंने अभी कुक को भी फायर किया है। तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं जो कि कहीं ना कहीं गोल्ड के लेवल पर सपोर्ट लेती हुई दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो आगे भी आपको ऐसी चमकता हुआ दिखाई देगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप डरा रहे हैं हमारे व्यूवर्स को कि ट्रेंड ऐसी चमकता हुआ दिख सकता है, लेकिन नीचे आने की कोई गुंजाइश अभी है नहीं। देखिए, डरा नहीं रहा, बट ये जरूर कह रहा हूं कि आप कॉशियस रहें और अपने पोर्टफोलियो को जरूर गोल्ड के अंदर आप डाल के रखें, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी होगी, चाहे वो इक्विटी मार्केट में हो या कहीं वॉर सिचुएशन हो या कहीं टैरिफ का इशू हो, क्योंकि देखिए टैरिफ भी लगे रहे हैं और कहीं ना कहीं वॉर सिचुएशन भी बन रही है। हालांकि आपने देखा होगा ट्रम्प, पुतिन और जेलेंस्की तीनों ने मीटिंग करी, बिल्कुल। बट कोई क्लैरिटी नहीं आ पाई कोई अभी तक। नतीजा ही कोई सामने नहीं नतीजा नहीं आया। आया, खाली उन्होंने बोला कि ठीक है हम वॉर खत्म करेंगे, बट किन शर्तों पे वॉर खत्म होगी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो अभी भी सामने है। कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो मुझे लगता है कि ये निकलने वाला भी नहीं है, क्योंकि जो उनके एरियाज हैं वो बहुत ऐसे एरिया हैं जो छोड़ना नहीं चाहेगा कोई भी। तो और कहीं ना कहीं जो व्यापार है, अगर आप देखिए ट्रम्प ने टैरिफ लगाया कि अगर आप रशिया से माल लेते हो आपको टैरिफ लगा दिया, अगर आप रशिया इंडिया को उन्होंने बोला 50% टैरिफ लगा दिया, तो ये भी एक वॉर का ही पार्ट है कि आप अगर उससे माल लोगे तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा। तो दैट इज अनडायरेक्टली अ वॉर कि आप उससे आप ट्रेड मत करो। तो अगर रशिया से हम ट्रेड नहीं करेंगे तो रशिया को भी नुकसान है और हमें भी नुकसान है। तो कौन देश चाहेगा कि उससे व्यापार ना बढ़े? तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि रशिया जो है वो ट्रम्प की बात मानेगा और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चलकर ये दोबारा से एक जियो पॉलिटिकल टेंशन का रूप ले लेगा। देखिए 50% टैरिफ की हम बात कर रहे हैं। यस। देखिए कहीं ना कहीं एक नाराजगी, एक जेलेसी जो ट्रम्प के जहन में है ना इस वक्त भारत को लेकर, वो भले कितना दोस्त दोस्त कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत, एक कहते हैं ना, माइंडसेट अलग ही है। यस यस वो यस कब क्या यस कह दें, कब क्या लगा दें, उनका कुछ नहीं पता। यस। लेकिन अभी ये 50% टैरिफ का जो एडिशनल हुआ है, कितना इम्पैक्ट आने वाले वक्त में पड़ सकता है? जैसे कि हम मार्केट में देख ही रहे, देखिए हरियाली थी, उसके बाद फिर हमने डिप देखा। निवेशक जो है कि यस उनके यस यस। फ्लक्चुएशन लग ही रहा है उनके माइंड में, लेकिन इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया के लिए कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है टैरिफ को लेके, क्योंकि हम बहुत कम क्वांटिटी में, ऑलमोस्ट जीडीपी का 1.5% के आसपास ही हम खाली यूएस से ट्रेड करते हैं। तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो कुछ सेक्टर हैं जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे कि आपका जेम्स एंड ज्वेलरी है या टेक्सटाइल है या फार्मा है, उस पर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ रहा है। बाकी सेक्टर अनटच्ड हैं। तो मुझे लगता नहीं कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर इसका आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मेन इंडिया के लिए जो इम्पोर्ट की आइटम है वो है क्रूड ऑयल या फिर पाम ऑयल, जो कि हम जनरली कंज्यूम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमने ये भी देखा है कि जो रशिया है वो भारत को और डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार है, अगर हम उससे क्रूड कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हमारा यहाँ पे नुकसान हो रहा है तो हमें एक तरफ फायदा भी हो रहा है। आप देखिए इस बीच में चाइना भी दोस्ती का हाथ लेकर आ गया हाँ, कि आप, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब शायद मोदी जी भी जो है चाइना के ट्रैवल कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। तो कहीं ना कहीं अगर चाइना जो कि बिल्कुल नियरेस्ट है, अगर वो हमसे संधि कर रहा है और हम एक पॉजिटिविटी के साथ उसके पास जा रहे हैं, अब हमारी फ्लाइट्स भी वहाँ पे डायरेक्ट जा सकेंगी, तो व्यापार बढ़ेगा वहाँ पे। तो अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो आपके पास 4 रास्ते नए खुल गए हैं। तो ये जो कहावत है ना, ये यहाँ पर सिद्ध होती हुई दिखाई दी। तो उससे मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखिए 15 अगस्त को जो स्पीच हुई माननीय प्रधानमंत्री जी की, उन्होंने जो जीएसटी को लेकर बोला, बिल्कुल। उससे कहीं ना कहीं ये निकल कर आया कि भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप टैरिफ लगा भी रहे हो, बिकॉज वी आर वेल इक्विप्ड, हमारे पास सब चीज़ें हैं, हमारे पास सब साधन है। आपको ही इवन महंगी पड़ेंगी। अगर आप हमारे से जेम्स एंड ज्वेलरी लोगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगी, अगर आप हमसे टेक्सटाइल लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारत में टेक्सटाइल बहुत क्वांटिटी में होता है। वी आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर इन द कॉटन।
तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चर इन द ज्वेलरी, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हमसे माल ले रहे हो या नहीं ले रहे, क्योंकि हमारा माल यूरोप में भी जाता है, हमारा बाकी एशिया में भी जाता है, तो हमें उतना इम्पैक्ट नहीं है कि अगर यूएस अपने पर टैरिफ लगाता भी है तो वो जो टैरिफ लगा रहा है वो उसके ही अपने लोगों के लिए महंगा पड़ रहा है वो। तो हमें इतना मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म पड़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा नेगेटिव नहीं है। तो आई थिंक कि इट इज़ नॉट अ वेरी बैड थिंग। अनुज, यहाँ पे आपने चाइना की भी बात करी, संधि की बात हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अमेरिका की नैले पे दैला है ये मतलब ये कहा जा सकता है कि जैसे ट्रम्प की बयानबाजी को लेकर कहा जाए कि अभी वो बिल्कुल अच्छा भी बोल देंगे, कुछ देर में बुरा भी बोल देंगे। चाइना भी अभी संधि करने के मूड में है, लेकिन अभी मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि जहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि जो उनके लगभग 300 जो एम्प्लॉय हैं उन्हें वो वापस बुला रहे हैं। ये एक कहीं ना कहीं आप इसको कैसे मानेंगे, और हमारे मार्केट से लेके कमोडिटी अगर मार्केट की बात की जाए तो कितना इम्पैक्ट इससे पड़ सकता है? देखिए, चाइना अगर हम कमोडिटी मार्केट से बात करें तो बहुत बड़ा कंज्यूमर है चाइना भी, इंडिया भी बहुत बड़ा कंज्यूमर है। तो अगर चाइना अपने एम्प्लॉयज़ को वापस बुला रहा है, इट मीन्स कि वो भी नहीं चाहता कि इस मामले में वो पड़े, क्योंकि चाइना को नहीं फ़र्क पड़ता कि उससे यूएस का क्या रिलेशन है, उसको ये पड़ता है कि उसकी सीधा डील होनी चाहिए। ठीक है, वो नहीं चाहता कि यूएस उसको धमका के काम करे, और यूएस की हमेशा पॉलिसी रही है, वो जब भी किसी देश के पास जाता है उसको धमकी देकर ही काम करता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो जापान हो। उसने सभी नेशंस को धमकाया और उनसे काम कराया। तो वो जो एक काम करने का तरीका है ना, वो किसी को भी पसंद नहीं है। आपको अगर काम करना है, क्योंकि सभी देश यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, आपको अगर ट्रेड करना है, आपको अगर व्यापार करना है, आपको अगर अपनी जॉब को स्ट्रांग करना है, तो आपको एक संधि करनी पड़ेगी, आपको संधि वार्ता करनी पड़ेगी, जिससे कि दोनों ही देशों के लिए वो पॉजिटिव हो। आप खाली अपने देश को सोचकर दूसरे देश को धमका रहा को काम नहीं कर सकते, क्योंकि यूएस अपने आप में सब चीज़ों के लिए सही नहीं है। उसको हर जगह से रिक्वायरमेंट है। उसको अगर आईटी चाहिए तो उसको इंडिया से मैन फोर्स भी चाहिए, उसको लोग भी चाहिए। उसको जेम्स ज्वेलरी चाहिए तो अब इंडिया से चाहिए। उसको अगर मनी चाहिए तो वो जापान से भी ले रहा है। उसको अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो चाइना की तरफ भी देख रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको हर देश से कुछ ना कुछ चाहिए। तो ऐसे में यूएस को चाहिए कि वो सब देशों के साथ एक फ्रेंडली नेचर रखे और धमका के काम ना करे। बट यूएस हमेशा धमका के काम करता है, नॉट यूएस, ट्रम्प साहब हमेशा धमका के काम करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है ना, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो हमने देखा इन्होंने जिस भी देश के साथ संधि करी है वो बाद में ब्रेक हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो अब पुतिन के साथ या जेलेंस्की के साथ कर रहे हैं, वो भी आगे ब्रेक होती हुई दिखाई देगी। इंडिया के साथ जो कर रहे हैं वो वापस वो मुझे लगता है कि रैशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि उनको दिखेगा कि जब चीज़ें महंगी पड़ेंगी तो अपने आप ही वो नीचे आते हुए दिखाई देंगे। चाइना के साथ वो थोड़ा रुक अभी भी उनका टाइट है, वो मुझे लगता है वो भी आगे जाके उनका स्लो हो जाएगा, क्योंकि उनको दिखेगा कि जो उनकी इकोनॉमी है वो अभी उस लेवल पे नहीं जा रही है। हमने देखा उनका अभी रिसेंटली हमने देखा कि जीडीपी का जो उनका लोन का है वो करीबन 90% के आसपास है। तो वो बहुत बड़ा पार्ट है, उनकी इकोनॉमी डेफिसिट में है। तो उसको कम बैक करने के लिए उनको पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे दोस्ती करनी पड़ेगी और सबके साथ उनको व्यापार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो एक मजबूरी भी हो जाती है। देखिए, कभी-कभी क्या होता है ना कि थोड़ा स्टेप भी लेना पीछे पड़ जाना पड़ता है आगे निकलने के लिए। एक सवाल मेरा ये है कि देखिए, हम अगर मैं 2023 की बात करूँ, 15% बूम देखने को मिला था गोल्ड में लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगले साल की बात करूँ 24 की, तो लगभग 22-23% हमने बूम देखा। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सोना तो सोना, चांदी भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस साल के एंड तक आप क्या प्रिडिक्ट करेंगे? देखिए, मैं अभी आप इसलिए भी हंस रहे हैं क्योंकि जो आप प्रिडिक्ट करते हैं फिर कुछ महीने बाद कुछ और चेंज हो जाती है। क्या लगता है आपको, क्या अंदेशा है आपका? देखिए, अभी तक आप देखेंगे तो 30% गोल्ड बढ़ चुका है, चांदी भी करीबन 32% बढ़ चुकी है। और पिछले साल दर साल अगर आप पिछले 5 सालों को देखेंगे तो हर साल वो नया रिकॉर्ड बना रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जो रैली देख रहे हैं गोल्ड के अंदर या सिल्वर के अंदर, वो पिछले 5 सालों से चल रही है। इवन लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोविड आ गया तो गोल्ड के भाव नीचे जाएंगे। तो ऐसे में गोल्ड के अंदर शार्प रनअप देखने को मिला, चाहे वो कोई भी रीज़न रहे हो, चाहे वो वॉर रीज़न रहा हो, चाहे वो इन्फ्लेशन रीज़न रहा हो, चाहे वो इक्विटी मार्केट में गिरावट रही हो, या कहीं ना कहीं नेशंस के साथ जो डिस्ट्रप्शन है वो रहे हो। तो सबकी वजह से गोल्ड में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे। तो अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि गोल्ड के भावों में अगर हम एक लॉन्ग टर्म बात करें तो आई एम थिंकिंग कि गोल्ड का भाव आपको आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है कि $3700 तक अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 1,05,000 से लेकर 1,08,000 तक के लेवल आपको हो सकता है कि ईयर एंड तक आपको आते हुए दिखाई दें, क्योंकि जैक्सन होल सिंपोजियम में हुआ है जहां उन्होंने बोला है कि इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। हालांकि चाहे उन्होंने ट्रम्प साहब के दबाव में ये स्टेटमेंट बोला, क्योंकि ट्रम्प साहब का पूरा दबाव है कि आप इंटरेस्ट रेट कट करो, तो उन्होंने ये बोला कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो बिल्कुल वेल सफिशिएंट है, लेबर मार्केट जो है वो बैलेंस में है, और वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे। तो इंटरेस्ट रेट अगर वो कट करते हैं
तो वो अगेन गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और लग रहा है कि इस बार शायद वो एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, और हो सकता है कि इस साल में जब 5 महीने बचे हैं तो इन 5 महीने में हो सकता है कि 2 या 3 बार वो इंटरेस्ट रेट कट कर दें। अगर वो इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो फिर गोल्ड के भाव में और तेजी से स्पीड मिलेगी। देखिए जिस तरीके से अगर मैं अपने देश की बात करूं तो पीएम मोदी ने भी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, दिवाली पे बम्पर तोहफा देने के लिए आम जनता के लिए कहा है। कहीं ना कहीं मार्केट में तो देखिए इसको लेकर थोड़ी खुशी नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में वो खुशी नहीं है। मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से अगर मैं आम जनता के लिए बात करूं तो उनके लिए तो हाई तौबा चल रही है। देखिए मेटल्स में अगर हम ओवरऑल मेटल की बात करें या प्रीशियस मेटल की बात करें तो मुझे लगता है कि मेटल का जो भविष्य है वो बहुत पॉजिटिव है। अगर मैं इसको इंडस्ट्रियल मेटल के उसमें लेके जाऊं तो एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से सभी देश ने इंडिया की पावर को समझा है कि हाँ, इंडिया के पास स्ट्रेंथ है, इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी की आप घर बैठ के किसी की भी टारगेट को आप हिट कर सकते हो। उसके बाद से हमने देखा है कि सभी नेशंस अब डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने में लग गए हैं। तो अगर वो पूरे डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो कहीं ना कहीं मेटल्स की डिमांड बढ़ेगी, और मेटल्स की डिमांड बढ़ेगी तो मेटल सेक्टर बूम करेगा ही करेगा। चाइना भी उसमें इंक्लूडिंग है, यूरोप भी उसमें इंक्लूडिंग है, आपके मिडल ईस्ट भी उसमें इंक्लूडिंग है, यूएस भी और इंडिया भी। तो सभी देश जो है अपने डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो उसके चलते जो आपका मेटल सेक्टर है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि कंजम्पशंस बढ़ेगी तो मेटल सेक्टर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसका मिलेगा। अगर डिफेंस सेक्टर स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि सभी देश आपस में स्ट्रांग हो जाएंगे, तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल आएगा कि आप बोलोगे मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। तो ऐसे में एक अनसर्टेन वाला माहौल होगा, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, सब अपनी दम पे चलेंगे, तो उसमें एक अनसर्टेनिटी का माहौल होगा, और ऐसे में फिर गोल्ड का जो प्राइस है वो वहाँ पर इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर, क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा है चाहे वो टैरिफ को लेकर हो या अनसर्टेनिटी को लेकर हो या वॉर को लेकर हो, तो वो मुझे लगता है कि अभी मेटल सेक्टर का टाइम है, और अब आने वाले आई एम एक्सपेक्टिंग कि 5 सालों में बहुत अच्छा बूम आपको मेटल सेक्टर में देखने को मिलेगा। अच्छा चलिए, दाव की अगर मैं बात करूं तो आपका क्या नजरिया है, सोना या फिर चांदी? हालांकि आपने पिछले पॉडकास्ट में चांदी पर ज्यादा जोर दिया था, इस बार मुझे लगता है कि शायद कुछ चेंजेस नहीं, थॉट में। अभी कोई चेंजेस नहीं है, मैं हाँ। फिलहाल अभी भी चांदी के साथ में हूँ, क्योंकि चांदी ने अपना हाई अभी तक नहीं ब्रेक किया है। जो उसका $49.8 का हाई था वो अभी तक नहीं ब्रेक हुआ है। गोल्ड अपने नए हाई बनाता हुआ जा रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी एक संधि वार्ता होती है, कोई भी पॉजिटिविटी आती है, अगर हम चाइना के साथ पॉजिटिव होते हैं या रशिया, यूक्रेन और यूएस में के बीच को पॉजिटिविटी होगी, तो आपकी बेस मेटल की डिमांड बढ़ेगी, और चांदी जो है वो बेस मेटल का पार्ट भी है। तो चांदी के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, और अगर ये अपने हाई की तरफ चलता है तो मुझे लगता है कि चांदी जो है वो अगेन गोल्ड का आउट परफॉर्म करेगी। चांदी के अंदर दो चीज़ें ऐड होती हैं, एक तो प्रीशियस मेटल का पार्ट ऐड होता है और एक इंडस्ट्रियल मेटल का पार्ट ऐड होता है, और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो चांदी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी। तो मैं अभी भी चांदी के साथ हूँ, बट ऐसा नहीं है कि गोल्ड नहीं चलेगा, गोल्ड भी चलेगा, बट चांदी मुझे लग रहा है कि बचे हुए टाइम में वो गोल्ड का आउट परफॉर्म करेगी। आपको ऐसा लगता है कि जी, चांदी कर सकती है? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं सोने के लिहाज से बात करूं तो कहीं ना कहीं देखिए, आज के वक्त में भी जो, अगर इंडिया की खास तौर पे मैं बात करूं, कोई फंक्शन होता है तो देखिए वो ये सोचते हैं कि सोना खरीदना है, यस, यस, ज्यादातर इस्तेमाल यस, ही 22 कैरेट सोना यूज होता है। यस, यस। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग फिर आने वाले वक्त में जिस तेजी के साथ ये दाम ऊंचाई पर चल रहे हैं, आने वाले वक्त में ऐसा तो नहीं होगा कि फिर ये जो 18 कैरेट गोल्ड है जिसमें कई चीजें मिक्स होके ये बनता है, उसकी डिमांड फिर बढ़ सकती है? देखिए अब तो 9 कैरेट का भी गोल्ड आ गया है मार्केट में। आप जाओ ज्वेलरी लेने तो आपको 12 कैरेट का, 9 कैरेट का गोल्ड भी मिल रहा है। तो और इवन अगर आप जाएंगे तो अभी प्रेजेंट में 14 कैरेट का भी है, 12 कैरेट का भी है, 9 कैरेट का भी है। तो ये कैरेट तो नीचे आएगा ही, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो लोग कम कैरेट का गोल्ड लेंगे, क्योंकि जिसकी पॉकेट 1 लाख तक के, वो 1 लाख तक का गोल्ड लेगा, वो सोचेगा 1 लाख के अंदर क्या मेरे को मिल रहा है, तो अल्टीमेटली उसको कम कैरेट में जाना पड़ेगा। तो ये तो होगा ही, मगर डिमांड गोल्ड की उतनी रहेगी कि आपको अगर गोल्ड किसी को आपको अगर गोल्ड का सेट लेना है या ज्वेलरी लेनी है तो आप उतनी ही अमाउंट की ज्वेलरी लेंगे, बट वो कैरेट कम हो जाएगा। तो डिमांड तो रहने वाली है, मगर ये कि हाँ, प्राइस ज़्यादा होने की वजह से क्वांटिटी थोड़ी कम हो सकती है, बट कैरेट का आपका जो रेट है वो आपको 8-9 कैरेट के आसपास की ज्वेलरी मार्केट में मिलनी चालू हो गई है, तो वो आपको मिलेगी। और डिमांड मुझे नहीं लगता कि गोल्ड की ऐसी कुछ कम आएगी। गोल्ड, देखिए ज्वेलरी की डिमांड कम हो सकती है, बट जो गोल्ड एज ए रॉ गोल्ड है, आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी लोग गोल्ड का कॉइन परचेज कर लेते हैं या बिस्किट परचेज कर लेते हैं या ब्रिक गोल्ड की परचेज कर लेते हैं, तो उसकी डिमांड रहने वाली है, क्योंकि अब लोगों को समझ में आया कि ज्वेलरी जो है वो दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ब्रिक लेना पड़ेगा या कॉइन लेना पड़ेगा जिसको आप बाद में बेच सको, तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि उसकी डिमांड आपकी आगे बढ़ती रहेगी, और ज्वेलरी की डिमांड हो सकता है कि कुछ कम हो जाए क्योंकि कैरेट का भाव आपका बढ़ रहा है, बट हाँ, रॉ गोल्ड की डिमांड आपकी रहेगी, तो उससे कहीं ना कहीं
इक्विवेलेंट आपका जो है गोल्ड की डिमांड मार्केट में रहेगी। मार्केट में तो ये बनी रहेगी इसकी डिमांड। लेकिन अगर जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आने वाले 5 साल कहीं ना कहीं Yes. गोल्ड और सिल्वर के लिए बूम रहने वाला है मार्केट में, तो अगर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में, क्योंकि देखिए फ्लक्चुएशन मार्केट में हम देखते हैं, लेकिन एक डाइवर्सिफिकेशन की अक्सर हर कोई एडवाइस करता है, हर Yes, एक्सपर्ट yes, yes. कि डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को। लेकिन क्या लगता है कि कितने कितने परसेंट में इसे डाइवर्सिफाई किया जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि 20% के आसपास आपको ना पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना चाहिए। चाहे आप उसको फिजिकल फॉर्म में रखें, या हम देख रहे हैं कि अभी ईटीएफ में बहुत अच्छा इन्फ्लो आया है। अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड के थ्रू तो गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ में लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा डाला है और लोगों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी मिल रहे हैं। मुझे ध्यान है आज से 6 महीने पहले गोल्ड का भाव करीबन, गोल्ड ईटीएफ का भाव 85 रुपीज़ था। आज अगर आप देखेंगे तो 95 के आसपास है। तो 6 महीनों में ही काफ़ी अच्छी रिटर्न यहाँ पर आ गई है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास रिटर्न आ गई है गोल्ड में। तो गोल्ड ईटीएफ के थ्रू भी लोगों का इन्वेस्टमेंट जा रहा है मार्केट में। जरूरी नहीं कि आप फिजिकल गोल्ड लें, आप गोल्ड ईटीएफ भी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो 20% के आसपास अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रखना चाहिए, क्योंकि गोल्ड अब एक हेज का तो पार्ट है ही, उसके साथ इन्वेस्टमेंट का पार्ट भी है। अगर वो आपको हेज प्रोवाइड करेगा अनसर्टेनिटी के साथ में, तो अगर मार्केट चलेगा तो गोल्ड भी चलेगा, क्योंकि लोगों का इन्वेस्टमेंट क्या है, जहां वो लोग पैसा बनाएंगे तो लोग में गोल्ड में पैसा पार्क करेंगे। कहीं अनसर्टेनिटी होगी तो लोग गोल्ड में पैसा पार्क करेंगे। तो गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर अनसर्टेनिटी होगी तभी पैसा आएगा, और जहां पर अगर कुछ मंदी होगी या लोगों की जेब में पैसा आएगा तभी वो गोल्ड में पैसा डालेंगे।